कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था फ्लूवियल टोपोग्राफी या फ्लूवियल लैंडफॉर्म, और ये जो आपका फ्लूवियल लैंडफॉर्म या फिर फ्लूवियल टोपोग्राफी है, ये आपका सेकेंड पार्ट है इरोजन एंड लैंडफॉर्म्स का। सो फ्लूवियल मीन्स एनीथिंग दैट फ्लोज, एंड यहाँ पे एनीथिंग दैट फ्लो इज रिवर, और यहाँ पे हम रिवर इरोजन की बात कर रहे हैं कि रिवर कैसे इरोड करती है, हाउ फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म, और कौन कौन सी प्रोसेसेस यहाँ पे वर्क करती है। सो यहाँ पे फ्लूवियल टोपोग्राफी या फ्लूवियल लैंडफॉर्म के बारे में हमने यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट किया था। अब इसमें हमने सबसे पहले जो हमने इसमें देखा दैट वाज मैकेनिज्म, राइट, कि इसमें मैकेनिज्म क्या है किसी भी रिवर फ्लो का, कौन कौन सी प्रक्रिया है जिनके थ्रू कोई रिवर यहाँ पे फ्लो करती है। तो यहाँ पे हमने सिंपल सबसे पहले मैकेनिज्म को यहाँ पे शुरू किया था। मैकेनिज्म में यहाँ पे आपके पास देयर वर 4 पॉइंट्स, और ये 4 पॉइंट्स थे आपके, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट क्या था, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है वेयर रिवर मिक्सेस विद दी सेडिमेंट्स और दी मटेरियल और दी रॉक्स और दी पेबल्स, और ये टोटली इसके साथ सोल्यूबल हो जाता है, मींस इसके साथ ये टोटल सॉल्यूशन बनाता है। सेकंड जो आपके पास पार्ट है दैट इज आपका कौन सा था, एब्रेजन। एब्रेजन में देयर इज 2 टाइप्स ऑफ एब्रेजन या फिर कोरेजन। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ इरोजन, एक आता है आपका लेटरल, दूसरा आता है आपका वर्टिकल। सो लेटरल जो है दैट इज आपका साइडवे इरोजन, और दूसरा जो है आपके पास दैट इज, देखिए आपके पास लेटरल इरोजन, दूसरा आपके पास वर्टिकल। सो एक लेटरल एंड वर्टिकल। तो जहाँ पे रिवर के बैंक के साइड में या फिर रिवर के साइड्स पे अगर इरोजन होगा बोथ साइड्स पे, तो उसको कहेंगे दैट इज लेटरल इरोजन, साइडवे इरोजन। एंड अगर रिवर वर्टिकली या फिर डाउन कटिंग कर रही है ऊपर से नीचे तक, उसको हम कहेंगे वर्टिकल इरोजन। सो वर्टिकल इरोजन में आपने देखा था, और लेटरल इरोजन में डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल लेटरल अगर हम इरोजन की बात करें, साइडवे इरोजन की बात करें, सो इट विल फॉर्म ब्रॉड शैलो नैरो, सॉरी ब्रॉड शैलो यू शेप वैली। तो लेटरल जो है इट विल फॉर्म ब्रॉड शैलो एंड यू शेप वैली। अगर हम बात करें वर्टिकल की, इट विल फॉर्म डीप नैरो एंड वी शेप वैली। सो वी शेप्ड वैली। सो इन दोनों में अगर हम देखें तो लेटरल जो है वो साइडवे इरोजन करता है, साइडवे के साथ क्या है, इट विल एनलार्ज दी रिवर बैंक। रिवर बैंक जो है नदी के जो दोनों किनारे हैं उनको और ज्यादा बढ़ा देता है, चौड़ा कर देता है, उसका एक तरह से उसको वाइड कर देता है। बट अगर हम वर्टिकल की बात करें तो ये ऊपर से नीचे की तरफ को लगता है, मतलब ये परपेंडिकुलर फोर्स लगती है एडी करंट्स के कारण। तो ये जो आपके रिवर बेड है उसमें इट विल फॉर्म एक टाइप से डीप गॉर्ज, या फिर आप कह सकते हैं कि ये नीचे डाउन कटिंग कर रहा है तो वहां पे एक डिप्रेशन बनाएगा, और उसी के कारण डिप्रेशन के कारण ये वी शेप वैली बनाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 केसेस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है एक रिवर बेड, एक दूसरा यहाँ पे रिवर बेड। अब यहाँ पे क्या है, पहले आपके रिवर बेड में इस तरह से रिवर का फ्लो है, दूसरे में भी इस तरह से नॉर्मल फ्लो है। सो यहाँ पे दोनों में रिवर जो है वो टोटली नॉर्मल यहाँ पे फ्लो कर रही है। सो दिस इज दी रिवर बैंक। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो एरिया है दिस इज दी रिवर बैंक। अगेन यहाँ से यहाँ तक जो रिवर का फ्लो है दिस इज रिवर बैंक, राइट। अब अगर हम बात करें रिवर बेड की, तो रिवर बेड आपका ये पार्ट है, दिस इज दी रिवर बेड, कि रिवर कौन से रास्ते के थ्रू यहाँ से फ्लो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इफ यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें, इफ दिस इज एक टाइप से आपका लेटरल इरोजन। लेटरल इरोजन में क्या होगा कि रिवर जो है इन साइड से इसको कट करेगी, रिवर इसको और ज्यादा गहरा करेगी, साथ साथ में एरिया भी बढ़ाएगी। पहले फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस कम था, तो बस अभी इसको और ज्यादा इसने यू शेप बनाना है, राइट, दिस इज यू शेप। यहाँ पे क्या है, क्योंकि साइड वे इरोजन हो रहा है, ये साइड से रिवर इसको कट कर रही है। बट अगर रिवर का फ्लो इज टोटली ऑपोजिट, जहाँ पे रिवर जो है बहुत डाउन कटिंग कर रही है और नीचे तक लेके जा रही है, तो ये इसमें वी शेप बनाएगा, राइट, इट विल फॉर्म वी शेप वैली। यहाँ पे क्या है, इट विल फॉर्म यू शेप वैली। मतलब यहाँ पे रिवर बेड जो है
उसको वाइड किया जा रहा है और उसी के कारण रिवर बेड जो है वो ब्रॉड हो जा रहा है, शैलो हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी के लिए स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे दिस पूरा का पूरा पार्ट इज आपका ब्रॉड शैलो यू शेप वैली। बट अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले ये थोड़ा सा यू शेप में थी, बट बाद में जो है ये वी शेप हो गया, क्योंकि यहाँ पे डाउन कटिंग हुई है नीचे की तरफ को, और गहराई जो है वो और ज्यादा बढ़ती गई है, राइट। यहाँ पे ये डाउन कटिंग करता गया। डाउन कटिंग कैसे क्या है कि रिवर का बेड पहले अगर सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर तक गहरा था, तो आगे चलकर ये 100 मीटर तक गहरा हो गया। मतलब बीचों बीच जो है रिवर के यहाँ पे देयर इज परपेंडिकुलर इरोजन। सो आपके पास एक तो बन रही है यू शेप वैली, दूसरी आपके पास बन रही है वी शेप वैली। ये शैलो है, मींस थोड़ा सा चौड़ा भाग है, ऊंचा थोड़ा सा उथला हुआ भाग है। बट अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका नैरो, दिस इज नैरो रीजन, दिस रीजन इज नैरो रीजन। और वी शेप है, साथ साथ में अगर हम बात करें ये डीप वी है, ये गहरा वी एज कंपेरिजन टू यू शेप से ज्यादा ये गहरा है। सो दो टाइप का आपके पास इरोजन था मैकेनिज्म ऑफ द रिवर फ्लो में। सेकंड थर्ड पॉइंट पे अगर हम आए तो थर्ड पॉइंट इज एट्रिशन। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट था दैट वाज हाइड्रोलिक एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिवर फ्लो में थर्ड पॉइंट वाज दी हाइड्रोलिक एक्शन। क्या था हाइड्रोलिक एक्शन में? यहाँ पे क्या हो रहा है? एडी करंट जनरेट हो रहे। सो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू यहाँ पे एडी करंट्स जनरेट, एडी करंट इसमें नहीं थे, एडी करंट तो नेक्स्ट में है ना। इसमें रिवर जो अपने सेगमेंट्स को और ज्यादा लूज कर रही है, रॉक पार्टिकल्स टूटते जा रहे हैं और रिवर अपने फ्लो के साथ सारे के सारे मटेरियल को यहाँ से बहा कर ले जा रही है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट पॉइंट था दैट वाज एट्रिशन। ATRITION, दैट इज एट्रिशन। एट्रिशन में क्या था? प्रोसेस बाय विच सेडिमेंट लोड और दी रॉक रब अगेंस्ट ईच अदर, जहाँ पे फ्रिक्शन के कारण रॉक्स जो है एक दूसरे के साथ रब कर रही हैं, स्मॉल हो रही हैं, मतलब साइज इसका रिड्यूस होता जा रहा है। फिर स्टार्ट किया आपने मेन टॉपिक दैट इज मैकेनिज्म के बाद की लैंडफॉर्म इज एन आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, जहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन टाइम हम रिवर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसमें हम देखते हैं कि देयर इज अपर कोर्स जिसको कहते हैं आप यूथफुल स्टेज, दूसरा आपके पास है मिडिल कोर्स जिसको आप कहते हैं आपका मैच्योर स्टेज, और ओल्ड एज को हम कहते हैं लोअर कोर्स ऑफ द रिवर, जो कि हमने एक डायग्राम के थ्रू कल समझा भी था। जहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है तो उसमें आपके पास 3 टाइप के एरियाज हैं, जहाँ पे अपर मिडिल और लोअर कोर्स है। सो ये डायग्राम हमने कल डिस्कस किया था कि कोई भी लैंडफॉर्म है तो उसमें 3 चीजें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर कि लैंडफॉर्म को फॉर्म कैसे किया गया है, लैंडफॉर्म बना कैसे। पहला आपके पास है स्ट्रक्चर, दूसरा है प्रोसेस और तीसरा है टाइम। तो किसी भी लैंडफॉर्म को बनाने के लिए, अगर कोई माउंटेन है तो माउंटेन को बनाने के लिए वहां पे पहले आप देखते हैं कि माउंटेन का स्ट्रक्चर कैसा है, माउंटेन कौन सी फोर्स से बना है, एक्सोजेनिक फोर्स से बना है या एंडोजेनिक फोर्स से बना है, माउंटेन जो है कितने साल पुराना है, अभी यंग एज का है, मिडिल एज का है, मैच्योर एज का है या फिर ओल्ड एज का है। सो यहाँ पे अगर हमने देखा तो पहले आपके पास रिवर है, हमने एग्जांपल लिया था गंगा का, तो गंगा उत्तरकाशी से जब निकल रही है उसके बाद ये एक स्टीप स्लोप से बह रही है, उसके बाद अगेन इसकी स्पीड कम होती जा रही है। सो पहले ये जब स्टीप स्लोप से किसी बड़ी ढलान से बहते हुए आ रही है तो ये यहाँ पे वाटरफॉल्स बना रही है, डिफरेंट टाइप के प्लंज पूल्स बना रही है। सो इसको कहते हैं हम, दिस इज द अपर कोर्स ऑफ द रिवर। अब सेकंड अगर हम देखें तो ये अपर कोर्स जो है इसको यूथफुल स्टेज कहते हैं। अगेन मिडिल कोर्स में क्या है, रिवर की थोड़ी सी स्पीड स्लाइटली कम होगी, यहाँ पे मेंडरिंग करेगी और ऑक्सबो लेक्स बनाएगी, तो दिस पार्ट को हम कहते हैं आपका मिडिल कोर्स या फिर मैच्योर स्टेज ऑफ द रिवर, जहाँ पे रिवर सेडिमेंट ज्यादा, जो सेडिमेंट लोड है उसको ज्यादातर लूज कर रही है और आगे की तरफ को बढ़ती जा रही है। मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज इसमें मिलती जा रही है और इस एरिया में देयर इज अ मार्शी लैंड जिसको आप तेराई रीजन भी कहते हैं, आगे आएगा तेराई रीजन। देन ये मेंडरिंग कर रही है, ऑक्सबो लेक बना रही है, देन आगे चलकर ये फ्लड
प्लेन में डाइवर्ट हो जा रही है, क्योंकि ये मल्टीपल जगह पे अपना पानी फैला रही है. सो दिस एरिया इज द फ्लड प्लेन. और एंड में रिवर जो है अपने सारे के सारे सेडिमेंट को लूज करेगी. इसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, ये इसका लोअर कोर्स है, और इसको हम ओल्ड एज ऑफ द या ओल्ड स्टेज ऑफ द रिवर भी कहते हैं. ये डेल्टा या एस्चुरी बनाती है बिफोर एंटरिंग इनटू द ओशन या फिर सी. तो एंड में जहाँ पे रिवर ओशन में जाके गिरती है उस पॉइंट को कहते हैं माउथ ऑफ द रिवर. सो आपकी जो रिवर है डिपेंडिंग अपॉन दी लैंडफॉर्म, तो ये स्ट्रक्चर प्रोसेस टाइम के हिसाब से लैंडफॉर्म बनते हैं. तो अगर हम सिर्फ टाइम की बात करें तो रिवर जो है टाइम के हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है यूथफुल, मैच्योर एंड ओल्ड एज. तो इसी में आपने स्टार्ट किया था कि यूथफुल स्टेज, राइट. तो आपने सबसे पहले इसके बारे में लिखा था यूथफुल स्टेज. तो यूथफुल स्टेज में क्या है, रिवर की, बताइए, रिवर जो है कहां से बह रही है, स्टीप स्लोप से बह रही है. तो जब स्टीप स्लोप से बह रही है तो रिवर का देयर इज अ हाई स्पीड. स्पीड अगर हाई है तो रिवर कैन इरोड वेरी इजीली, तो इसकी इरोसिव पावर भी ज्यादा है. तो यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट्स है. रिवर पहले एक ढलान से बह रही है, ऊंची ढलान से, तो उसके कारण नदी के पानी की स्पीड ज्यादा है. स्पीड ज्यादा होने के कारण क्या है, इरोसिव पावर ज्यादा है. मींस ये ज्यादातर सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर चलती है. और इसके रास्ते में, इसके पाथ में अगर कोई भी टाइप का बैरियर है तो उसको ये अपने साथ ले जाएगी. तो मल्टीपल टाइप के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बना रही है. तो ऊंची ढलान से बहने के कारण नदी की स्पीड ज्यादा है, स्पीड के साथ में इसकी इरोसिव पावर या इरोसिव कैपेसिटी ज्यादा है, एंड दैट इज व्हाई इसमें सेडिमेंट ज्यादा है. सो रिवर फ्लोज ऑन अ स्टीप स्लोप. एज इट फ्लोज ऑन द स्टीप स्लोप द स्पीड ऑफ द रिवर इज वेरी हाई. हेंस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही हाई है. The river system is not well developed. यहाँ पे रिवर सिस्टम जो है कोई डेवलप्ड नहीं है. मतलब जैसे हमने पढ़ा था एंटीसीडेंट रिवर्स, तो एंटीसीडेंट रिवर्स क्या है, उनको अपना रास्ता फॉलो नहीं करती है. वो जहां पे भी उनको रास्ता मिलता है तो ये ज्यादातर नदियां स्ट्रीम की तरह बहती है. जहां पे भी स्पेस मिलता है, जहां पे भी ढलान होती है, वहां पे ये मूव करना शुरू कर देती है. सो रिवर सिस्टम इज नॉट वेल डेवलप्ड एंड हेंस रिवर फ्लोज थ्रू अ stream. As the carrying capacity of the river is very high, river can carry big rocks, boulders, या फिर stones. These rocks can rub against each other, or can they can do different type of friction. और इसी friction के साथ there is a formation of eddy currents, और वही eddy currents आगे चलकर क्या करते हैं, गायर बनाते हैं, सर्कुलर मोशन ऑफ दी वाटर. तो जब आपका पानी सर्कुलर मोशन करता है उसके कारण जो है एक ही है, दैट इज आपके एडी करंट्स जो है वहां पे इसको मूव कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं. और सर्कुलर मोशन जो है उसको गायर कहते हैं. और इसी के कारण एक टाइप की ड्रिलिंग होती है जिसको कहते हैं पोर्ट होल ड्रिलिंग. सो अल्टीमेटली ये पोर्ट होल ड्रिलिंग की तरफ जाता है. सो यहां तक हमने कल किया था. अब आप नेक्स्ट इसमें लिखिए यूथफुल स्टेज में मेजर लैंडफॉर्म्स. Major landforms formed by major landforms formed by youthful stage of the river. Youthful stage या फिर age of river. तो रिवर जब अपने यूथफुल स्टेज में होती है या फिर अपने अपर कोर्स में होती है तो ये कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनाती है उसके बारे में यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं. सो व्हाट आर द लैंडफॉर्म्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द यूथफुल नेचर या फिर यूथफुल स्टेज ऑफ द रिवर. सो लैंडफॉर्म्स को हमने पढ़ना है कि जब ये रिवर अपनी बहुत ज्यादा यूथफुल स्टेज में है, बहुत इरोसिव पावर में है, स्पीड में है, और कैरिंग कैपेसिटी इसकी हाई है, तो कितने प्रकार की स्थलाकृतियां बनाएगी, कितने प्रकार के यहाँ पे आपके पास लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन करेगी. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इज पोर्ट होल. जो आपने कल लिखा था पोर्ट होल ड्रिलिंग, दैट इज पोर्ट होल. इसलिए पोर्ट होल ड्रिलिंग, पोर्ट होल ही लिखिए इसमें, ओनली पोर्ट होल, नॉट ड्रिलिंग. पोर्ट होल लिखिए इसको. पोर्ट होल का हिंदी में सिंपल मीनिंग, नदी के जो रिवर बेड है नदी का, उसी के बीच में खड्डा. मींस पोर्ट होल का मतलब होता है खड्डा, राइट. सो पोर्ट होल में लिखिए these are the deep holes found on the bed of the river. These are the deep holes found on the bed of the river. These are the deep holes found on the bed of the river.
और रिवर बेड क्या होता है? रिवर का टोटल फ्लो total area through which river flows. मतलब रिवर के किनारे से लेके एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक जहां पे रिवर मैक्सिमम एरिया में फ्लो कर सकती है, उसको आप कहते हैं एक टाइप से रिवर बेड ऑफ द रिवर. सो दीज आर द डीप होल्स फाउंड ऑन द बेड ऑफ द रिवर ड्यू टू पोर्ट होल ड्रिलिंग. ड्यू टू पोर्ट होल ड्रिलिंग. तो पोर्ट होल ड्रिलिंग के कारण यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होल्स बन जाते हैं, खड्डे बन जाते हैं, उसी को कहते हैं पोर्ट होल्स, राइट. क्योंकि देयर इज मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ दी बाउल्डर्स, रॉक्स या फिर पेबल्स, क्योंकि देयर इज जनरेशन ऑफ एडी करंट्स फॉलोड बाय दी सर्कुलर मोशन ऑफ द रिवर. और सर्कुलर मोशन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारी की सारी जितनी भी स्टोन्स हैं, पेबल्स हैं, रॉक्स हैं, एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन कर रही है. और फ्रिक्शन जब कर रही है तो इस फ्रिक्शन को कंपनी कौन कर रहा है? रिवर का फ्लो. रिवर का फ्लो जो है उसको एक टाइप से फोर्स दे रहा है, और वो जब वो आपस में पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो नीचे की तरफ कोई खड्डा बना रहे हैं, उसी को खड्डे को कह रहे हैं दैट इज एक टाइप से पोर्ट होल, राइट. नेक्स्ट लिखिए, यूथफुल नेचर में क्या बनाती है रिवर? दैट इज वी शेप वैली. वी शेप वैली. वी शेप वैली. अब मुझे बताइए, एक है आपकी नर्मदा वैली, है ना, आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे. एक है आपकी कश्मीर वैली, एक है आपकी दून वैली जिसे देहरादून कहते हैं, एक है आपकी नर्मदा वैली, इंडो गैंगटिक तो प्लेन आ जाएगा आपका. और कौन सी वैली आ सकती है? कश्मीर, देहरादून वैली, घाटियां हैं ये सारी की सारी. कश्मीर घाटी, उसके बाद देहरादून घाटी, एंड उसके बाद आपके पास है देयर इज नर्मदा घाटी. इसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे इन तीनों में से वी शेप कौन सी है, यू शेप कौन सी है. नर्मदा बतानी है आपने, है ना. तो नर्मदा क्या है? तो कश्मीर इज अ वी शेप वैली, क्योंकि देयर इज वेरी हाई स्पीड ऑफ द रिवर, इरोसिव पावर ज्यादा है और रिवर यूथफुल स्टेज में, तो ये वी शेप है. देहरादून, देहरादून वैली, हाँ जी, देहरादून. लड़कियों आप बताओ, गर्ल्स ने बता रही ऐसे यू शेप. प्लेन एरिया है, यू शेप. नर्मदा, नर्मदा इज नॉट अ रिफ्ट वैली, इट इज ओनली अ रिफ्ट वैली, नॉट अ यू शेप और वी शेप. तो ये रिफ्ट वैली है, ये दरार घाटी से बहती है, तो टोटली डिफरेंट है, तीनों ही अलग अलग है, इसलिए मैंने तीनों के एग्जांपल लिए. तो कश्मीर वैली में देयर इज अ रिवर दैट इज मेकिंग वूलर एज वेल एज डल लेक, दैट इज झेलम, है ना. झेलम जो है वहां पे दो आपके पास लेक बनाती है, एक वूलर लेक, फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, पूरी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द इंडिया, नॉट इन द वर्ल्ड. और दूसरी आपके पास है डल लेक, जो कि ज्यादातर टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है. सो वी शेप आपके वहां पे वैलीज बन रही है. देन आपके पास है देहरादून वैली, दैट इज अ यू शेप, क्योंकि एकदम से रिवर जो है वहां पे जो भी आ रही है, रिवर फ्लो कर रही है वहां से, दैट आर इन अ प्लेन एरिया. देहरादून बहुत प्लेन एरिया, राइट. सो ये वहां पे वी शेप में नहीं आएगा, यू शेप में चला जाएगा. हरिद्वार ऑल्सो आपका यू शेप में आएगा, पर ऋषिकेश अगर आप जाएंगे तो दैट इज वी शेप, क्योंकि वहां पे पहाड़ी इलाका है. सिंपल, जहाँ पे पहाड़ है दैट इज वी शेप, जहाँ पे प्लेन है दैट इज यू शेप. और नर्मदा को यानी तापी को मिक्स मत करना, नर्मदा तापी दे हैव एक्सेप्शन, क्योंकि ये खुद में ये एक रिफ्ट वैली से फ्लो करती है. सिंपल. सो नेक्स्ट लिखिए ये वी शेप वैली के बारे में. वी शेप वैली, इसमें लिखिए ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ पोर्ट होल ड्रिलिंग, वी शेप में ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ पोर्ट होल ड्रिलिंग
due to the process of porthole drilling and heavy bed load, due to the process of porthole drilling and heavy bed load. heavy bed load का मतलब क्या है कि रिवर बेड के ऊपर देयर इज वेरी heavy लोड, और लोड कौन सा है, डिफरेंट टाइप की यहाँ पे जो रॉक्स हैं, बहुत सारा मटेरियल है उसके जो है इस रिवर के साथ साथ बहता जा रहा है. सो ड्यू टू द पोर्ट होल ड्रिलिंग एंड हैवी बेड लोड, द sediments erode the bed of the river. The sediments erode the bed of the river. तो नदी के बेड पे या नदी की धरातल पे, नदी के सरफेस के ऊपर देयर इज पोर्ट होल ड्रिलिंग, क्योंकि वहां पे हैवी बेड लोड है, बहुत सारे स्टोन्स, बाउल्डर्स, रॉक्स एंड बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कि पूरे के पूरे एडी करंट्स के कारण वहां पे पोर्ट होल ड्रिलिंग कर रहे हैं. अब ये जो सेडिमेंट्स है सारे के सारे ये रिवर बेड को या रिवर की जो सरफेस है उसको इरोड करते जा रहे हैं, उसको तोड़ते जा रहे हैं. राइट, इसके आगे लिखिए, आ जाओ. दिस gives rise to long, narrow, V-shaped valleys. This gives rise to long, narrow, V-shaped valleys. Sometimes also known as gorge or canyon. Sometimes also known as gorge or canyons. गॉर्ज एक टाइप से खाई है, कैनियन भी एक टाइप से उसी का पार्ट है कि बहुत ज्यादा गहराई, मतलब या बहुत ज्यादा डीप फॉर्मेशंस बनाते हैं. सो पोर्ट होल ड्रिलिंग और हैवी बेड लोड जो है उसके कारण देयर इज इरोजन, और ये इरोजन जो है रिवर बेड को और ज्यादा इरोड कर रहा है, उसको और ज्यादा डीप लेके जा रहा है, जिसके कारण लॉन्ग, बहुत ज्यादा लंबी, तंग और वी शेप वैलीज का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, और इससे गोर्ज और कैनियन की भी फॉर्मेशन होती है. ये भी एक टाइप से लैंडफॉर्म है. पैराग्राफ चेंज पे लिखिए, an extended form of gorge that develops an extended form of gorge that develops on the arid and semi-arid region an extended form of gorge that develops on the arid and semi-arid regions, having one steep side is known as canyons. An extended form of gorge that develops from the arid and semi-arid region, having one steep side, is known as canyon. तो gorge क्या है? gorge आपका एक बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल अब इसको थोड़ा सा पुरानी चित्रकारी के साथ समझिए. ये सीनरीज बनाते थे आप छोटी क्लासेस में, है ना. यहाँ पे देयर इज अ एंटीक्लाइन और आपने सिंक्लाइन भी पढ़ा है, राइट. तो मैंने आपको बताया था कि जो अपर पार्ट्स होता है, दिस पार्ट ब्लू कलर का, इसको कहते हैं पीक ऑफ द माउंटेन, और इसको एंटीक्लाइन भी कहा जाता है. किसी भी पर्वत की चोटी या फिर उसको एंटीक्लाइन कहते हैं. और नीचे जो आपका एरिया जहाँ से रिवर फ्लो करती है, फॉर एग्जाम्पल रिवर ऐसे ही फ्लो करती है पहाड़ों में से, दो पहाड़ हैं उनके बीचों बीच से एक नदी जा रही है. तो ये जो नदी है कई बार क्या करती है, अपने साथ में बहुत सारे सेडिमेंट लेके आती है,
नियर बाय रीजन में ये बहुत ज्यादा मिट्टी डाल देती है, बहुत सारी सॉइल डाल देती है। अब ये जो एरिया होता है ये एक टाइप से फ्लैट रीजन होता है जहाँ पे फर्टाइल लैंड होता है, इसको आप कहते हैं वैली, या फिर उसको आप कहते हैं एक टाइप से कश्मीर घाटी, देहरादून घाटी, या फिर आप कह सकते हैं नर्मदा घाटी, है ना। तो रिवर ने अपने सेडिमेंट्स के साथ में वहां पे पूरा का पूरा अपना जो सुपर इनकमेंट लोड है, जितने भी आपके सेडिमेंट्स उनको वहां पे बिखेर दिया है, जहाँ पे बिखेरने के बाद उसको फैलाने के बाद स्प्रेड करने के बाद वहां पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हर साल रिवर अपने साथ एल्यूवियल सॉइल लेके आती है, सोर्स ऑफ वाटर आपके पास रिवर है, तो आप वहाँ पे कैनाल सिस्टम से या नॉर्मल स्ट्रीम्स के थ्रू जो है वो सिंचाई कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। और ये जो वैलीज होती हैं ये बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया होता है, राइट। जैसे कश्मीर वैली है, इट इज फेमस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड आल्सो आपका एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों ही है, चाहे आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, चाहे आपके डिफरेंट टाइप के जाफरान है, जाफरान में जो केसर है ना, तो हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल है। बट इसी एरिया को हम कहते हैं कि दिस इज दी आपका सिंक्लाइन एरिया। सिंक्लाइन एरिया का मतलब होता है कि ये एक टाइप से वैली एरिया है, राइट। अब अगर आप इस पहाड़ के ऊपर वाले पार्ट से बाई रोड या रेलवे, ज्यादातर रोड से आप ट्रेवल करते हैं, तो जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो जहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है ये आपको बहुत बड़ी खाई देखने को मिलती है। और जब नीचे की तरफ देखते हैं तो आप डर जाते हैं, है ना। और पहली बार जब जाते हैं तो ज्यादा डर लगता है, क्योंकि गाड़ी आपकी मुड़ कहीं कर, आपको टायर थोड़ा देखते हैं कि टायर उस साइड को मुड़ रहा है, आपको लगता है कि गाड़ी सीधी नीचे की तरफ जा रही है ना। और आप जिस खाई को देखते हैं तो उसी खाई को आप कहते हैं दैट इज गॉर्ज। गॉर्ज क्या है? क्योंकि रिवर ने बहुत ज्यादा इरोजन किया है। फॉर एग्जाम्पल रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही थी, इसने और ज्यादा डीप वहां पे इरोजन किया, नेक्स्ट टाइम इसको और ज्यादा डीप करती जा रही है। सो इसी को आप कहते हैं दिस इज वी शेप वैली। तो वी शेप वैली जो है उससे बहुत बड़े बड़े गॉर्जेस बनते हैं। दूसरा हमने कहा कैनियन। कैनियन जो है ये भी गॉर्ज का ही पार्ट है, बट ये ज्यादातर माउंटेन्स में नहीं होता। इट विल हैपन एट दी एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। तो आपके जो शुष्क क्षेत्र हैं, मतलब सूखे क्षेत्र हैं, या फिर अर्ध शुष्क जो क्षेत्र हैं, कुछ एक सेमी एरिड है, कुछ एक एरिड है। शुष्क क्षेत्र मतलब टोटली ड्राई रीजन। एरिड का सिंपल मीनिंग है दैट इज टोटली ड्राई रीजन, दैट इज राजस्थान। और दूसरा आपके पास अर्ध शुष्क क्षेत्र है जहां पे देयर इज सेमी एरिड, मतलब जो कि सेमी मींस मतलब थोड़ा सा एरिड, मतलब वहां पे सूखा भी पड़ता है बट वहां पे बारिश भी होती है, राइट। बट वो आपका गुजरात और कुछ एक आपके हरियाणा के रीजन हैं। सो गुजरात, हरियाणा, दीज आर द रीजन जो कि आपके सेमी एरिड है। और एक एरिड है। तो ये कह रहे हैं कि ज्यादातर एरिड और सेमी एरिड क्षेत्रों में देखने को मिलता है। सिंपल समझिए, जो मैंने आपको बीहड़ समझाया था, रेवाइंस, रेवाइंस का जो बड़ा पार्ट है या फिर जो लार्जर फॉर्म ऑफ रेवाइन दैट इज कैनियंस। कैनियंस मतलब यहाँ पे भी ऐसे छोटी छोटी खाइयां देखने को मिलती है, पर गोर्ज और कैनियन में देयर इज वेरी मच डिफरेंस। सो इसमें आप लिखिए, इसमें आपने लिखा कि एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ गोर्ज व्हिच इज जनरली डेवलप्ड इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन having very steep side is known as canyon. Example, Grand Canyon, USA. इसका एग्जाम्पल लिखिए, that is Grand Canyon, USA. Grand Canyon, USA. पिक्चर देखते हैं अभी इसका, आप लिख लो उसके बाद कैनियन और गॉर्ज में क्या डिफरेंस है दोनों में। ओके, दिस इज गॉर्ज। दोनों साइड पे पहाड़ हैं, बीचों बीच से एक आपका खाई है, मतलब इसी अपर पार्ट में अगर आप हैं तो आपको बहुत बड़ी गहरी खाई देखने को मिलेगी। दिस इज अ टाइप ऑफ गोर्ज।
ये देखिए, ये गॉर्ज है, दिस इज गॉर्ज, बीचों बीच से रिवर इज फ्लोइंग, है ना, और नीचे दोनों साइड से, दिस इज वेरी नैरो, जो आपने कहा ना कि दिस इज वेरी लॉन्ग, या फिर जिसमें आप कह रहे हैं कि लॉन्ग डीप वी शेप वैली, तो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग और साथ साथ में बहुत ज्यादा तंग है, रास्ता कम है, रिवर का फ्लो ज्यादा है, इसलिए इसकी कैपेसिटी भी ज्यादा है। रिवर फ्लो की कैपेसिटी मींस इसकी स्पीड भी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि तंग रास्ते से बह रही है। अगर एरिया ज्यादा ब्रॉड होगा तो रिवर स्लो चलेगी, और ये स्टीप है, फॉर एग्जांपल उछल उछल के जंप कर करके रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही है। सेकंड देखते हैं कैनियन। कैनियन जैसे ये रीजन, दिस इज कैनियन। कैनियन में क्या है ये भी गॉर्ज की तरह है, बट यहाँ पे जो माउंटेन्स उतने ज्यादा स्टीप नहीं, उतने ज्यादा ऊंचे आपके माउंटेन्स नहीं है, इसमें थोड़ा सा ब्रॉड एरिया है, राइट, रिवर इजिली फ्लो कर सकती है। वहां पे बिल्कुल तंग रास्ता था, वहां पे बिल्कुल नैरो वैली थी। सो दिस इज आपका कैनियन। एंड फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में अगर कोई नदी बह रही है, या हरियाणा के क्षेत्र में अगर कोई नदी बह रही है, उसके नियर बाय कुछ एक, जैसे शिवालिक के क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे, दिस इज ऑल्सो कैनियन। ऐसे से आपके बहुत सारे वॉलपेपर होते हैं। डेस्कटॉप का सबसे फेवरेट ये होता है आपका पिक्चर। सो दिस इज कैनियन। सो नेक्स्ट पे आते हैं अभी, बैक टू बेसिक। नेक्स्ट, अब आपने एक पॉइंट ऐसे बनाना है, हैशटैग, मतलब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, हैशटैग। तो लिखिए इसमें, रिवर कोलोराडो विच फ्लोज थ्रू, रिवर कोलोराडो which flows through desert region of USA. River Colorado which flows through desert region of USA. Desert region of USA. ब्रैकेट में लिखिए, इसका नाम है, यूएसए में कौन सा डेजर्ट है? कैलिफोर्निया डेजर्ट, और सोनोरान डेजर्ट, इसका दूसरा नाम है सोनोरान डेजर्ट, और तीसरा नाम एक और भी है, और मोहावे डेजर्ट। सो यूएसए की एक नदी दैट इज कोलोराडो, ये कैलिफोर्निया डेजर्ट, सोनारान डेजर्ट या फिर मोहावे डेजर्ट, जगह जगह पे इसका नाम अलग अलग है, राइट, इसके थ्रू बहती है। सो रिवर कोलोराडो विच फ्लोज थ्रू डेजर्ट रीजन ऑफ यूएसए, सोनारान डेजर्ट, कैलिफोर्निया डेजर्ट, it drains into Gulf of California. It drains into Gulf of California. एंड में ये कैलिफोर्निया के गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाकर गिरती है। It is also famous for Death Valley. It is also famous for Death Valley, that is Mount Ghati. Death Valley -87 मीटर, मतलब लैंड एरिया से -87 मीटर नीचे है ये। So it is also famous for Death Valley, that is -87 मीटर। अब ये दिखा देता हूँ आपको उसकी पिक्चर। फिर उसके बाद लिखिए आप काली गंडकी, सबसे बड़ी जो आपकी गॉर्ज है, सबसे गहरी आपकी जो खाई है किसी भी रिवर के द्वारा, यूथफुल नेचर ऑफ द रिवर के द्वारा बनाई जाती है, दैट इज काली गंडकी रिवर, और ये आई थिंक नेपाल में। सो नेक्स्ट आपने यहाँ पे देखना है, दैट इज डेथ वैली। डेथ वैली नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, दिस रीजन, इसको कहते हैं डेथ वैली। दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिखेगा, है ना, डेजर्ट एरिया है और दूर दूर तक कुछ नहीं दिखेगा, पानी का कोई सोर्स नहीं मिलेगा, मृग तृष्णा होगी जिसे आप कहते हैं मिराज इफेक्ट, है ना, जगह जगह पे जहाँ पे भी हीट होगी आप देखेंगे पानी है पानी है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप हाईवे पे जाइए गाड़ी लेके,
है ना, जहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एरिया लगता है कि थोड़ा डिप्रेशन एरिया है, आप ये देखते हैं कि पानी होगा आगे, है ना, अगर वो रोड होता है हीट के कारण, तो यहाँ पे मृत तृष्णा होगी। ये व्यक्ति पता नहीं कौन है, रिक्रिएशन के लिए गए हुए हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। डेथ वैली नेशनल पार्क के पास में ये रोड है, देखिए लगता है ना, लॉस एंजलिस में जब गड्डी पैंदी है वो वाला रोड है। हाँ जी, तो दिस इज डेथ वैली, सिंपल पिक्चर, अभी इतना ही इनफ है, टूरिज्म नहीं चलाएंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट एक और पॉइंट, एक एग्जांपल लिखिए आप, दूसरा एग्जांपल, द डीपेस्ट गोर्ज और कैनियन इन द वर्ल्ड इज, द डीपेस्ट gorge in the world, the deepest gorge in the world is found in Himalayas, is found in Himalayas। तो पूरे विश्व की सबसे गहरी खाई जो है वो हिमालयस में पाई जाती है। So deepest gorge in the world is found in Himalayas, known as काली गंडकी gorge, known as काली गंडकी, काली गंडकी गोर्ज। ये 7000 मीटर गहरी है, 7000 मीटर गहरी है ये, और इसका जो फीट में है दैट इज 27,000 फीट, 27,006 समथिंग है, बट मैं इसको 27,000 फीट ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, 27,000 फीट। तो अगर फीट में अगर बात करें तो उतनी गहराई है, मीटर में लगभग 7,000 मीटर। ठीक है, अब इसका पिक्चर देख लीजिए, काली गंडकी। तो पहले क्या बना रही है रिवर, पोर्ट होल बना रही है, पोर्ट होल ड्रिलिंग से ही ये वी शेप वैली बना रही है, लॉन्ग नैरो वी शेप वैली। काली गंडकी गॉर्ज। दिस इज काली गंडकी गॉर्ज। ये जो पिक्चर लिया है ना किसी ने हेलीकॉप्टर से ली है, मतलब अगर यहाँ पे भी खड़े हैं आप तो वो और भी ज्यादा डीप लगेगी। पत्थर फेंकेंगे, इट विल टेक 5 to 6 मिनट्स, उसके बाद अब आ जाएगी कि नीचे पत्थर पहुंचा है ना। सो बहुत ज्यादा गहरी है ये काली गंडकी गॉर्ज। ये लिखा भी है, लोगों ने अपने ब्लॉग बनाए हुए हैं, अ जर्नी टू काली गंडकी गॉर्ज नेपाल, द डीपेस्ट कैनियन, या फिर आपकी गॉर्ज ऑन द अर्थ। पिक्चर्स ऐसी हैं। द काली गंडकी गॉर्ज, मस्टैंग रीजन, धौलागिरी इसके आसपास है, देन अन्नपूर्णा रेंज इसके आसपास है। सो ये नेपाल में है, राइट। तो याद रखिएगा इसको, 27,000 इसकी फीट गहराई है, डीपेस्ट है। नेक्स्ट जो थर्ड लैंडफॉर्म बनाता है रिवर, दैट इज यूथफुल स्टेज का रिवर, दैट इज आपका थर्ड पॉइंट इज वाटरफॉल। तो ये बहुत सारे झरने बनाता है, वाटरफॉल्स, कैंपटी वाटरफॉल्स, भागसुनाग वाटरफॉल्स, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं जहाँ पे पर्यटन के लिए लोग जाते हैं, पर्यटक वहाँ पे पहुँचते हैं। अब जितने भी प्लेन एरिया के पर्यटक हैं सब पहुँचेंगे ऊपर पहाड़ों पे, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ जाएंगी, है ना, टॉलरेबल नहीं है यहाँ पे हीट। सो वाटरफॉल्स बनाती है रिवर। वाटरफॉल कैसे बनाएगी? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ माउंटेन, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया आपका प्लेन एरिया, यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं कि नॉर्मल एरिया है। तो अब यहाँ से बीचों बीच से नदी गुजर रही है, राइट। गुजरने के बाद नदी जो है वो स्टीप सीधा पहाड़ से नीचे की तरफ पानी गिरा रही है, तो उसको वाटरफॉल ही कहते हैं, है ना। घर पे शावर लग रखा है, शावर से जैसे पानी गिर रहा है ना, वो वाटरफॉल ही है, क्योंकि एकदम से पानी जो है वो स्टीप एक पहाड़ से नीचे गिर रहा है, या किसी टोपोग्राफी से नीचे गिर रहा है, उसको कहते हैं झरना। और जब ये पानी नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे डिप्रेशन बनाएगा, अल्टीमेटली इस एरिया को वो इरोड कर देगा, तो ये खड्डा बन जाएगा यहाँ पे पानी के कारण।
कंटिन्यूटी में, तो उसको आप कह देते हैं दिस इज प्लंज पूल, है ना। यहाँ पे प्लंज पूल में बहुत सारे लोग जाके नहाना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, अपर एरिया, अपर रीजन ऑफ दी, या फिर अपर एरिया जो है वहां पे देर इज रेनफॉल कैरिड बाय थंडरस्टॉर्म। नीचे आप नहा रहे हैं, आपको नहीं कुछ होता है, अल्टीमेटली पानी यहाँ से बढ़ता है और प्लंज पूल जो है एक तालाब बनता जाता है और मछलियों के साथ साथ इंसान भी बह जाता है। इट हैपन समटाइम, क्योंकि अपर रीजन का पता नहीं है, बहुत ज्यादा डायनेमिक टेम्परेचर या क्लाइमेट रहता है हिमालय में, है ना। ऊपर बारिश हो गई है या बादल ही फट गया है एंड नीचे जो आराम से नहा रहे हैं, है ना, अपना क्या कहते हैं उसको, लेमनेड के नाल, मोहितों के साथ ही वो बह जाते हैं। तो इसलिए हिमालय बहुत ज्यादा डायनेमिक सिचुएशन है, यहाँ पे कभी भी ऐसी एडवेंचर एक्टिविटीज कर रहे हैं तो ध्यान रखें। अल्टीमेटली अभी जो जिसको कहते हैं ना भागसूनाग फॉल या फिर मैक्लोडगंज फॉल, वो नाला है। मेरे जैसे लोगों के लिए तो नाला है, क्योंकि हम एवरीडे देखते हैं कि क्या होता है, झरना क्या होता है। और झरना अगर आपको देखना टोटली, तो कभी अगर आप जाएं तो मनाली में एक जोगनी वाटरफॉल, ये वाटरफॉल इसको कहते हैं आप, ये वाटरफॉल है। इतना बड़ा पहाड़ है, ऐसे ऊपर की तरफ देखोगे गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, और उधर से पानी उछल के नीचे आ रहा है, और वो पानी जब उछल के नीचे आ रहा है तो बहुत तेज हवा चलती है, और वो पानी आपको कई बार गीला कर देता है, मतलब हवा में ही वहां पे मॉइस्चर है। अब ये जोगनी फॉल, ये जो आपका मैक्लोडगंज फॉल है ना, एक पानी मतलब एक नाला है, नाले में से पानी बह रहा है। बड़ो नाला कई बार जब बारिश में पानी आता है ना पूरा का पूरा। अब एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप 10 बजे उस वाटरफॉल में, इस प्लंज पूल में जाके नहाना शुरू कर दिया, या फिर अब ऐसे ही बैठे हुए हैं वहां पे चिल कर रहे हैं अपना, और ऊपर जो है दिन में हीट हो रखी है, आप 10 बजे से लेकर आप 2 बजे तक बैठने वाले हो, पर ऊपर पानी पिघल भी रहा है हीट के साथ साथ में। आपको जरा क्या नजारे लगे हुए हैं, ऊपर से पानी पिघलता पिघलता नीचे आ रहा है, वाटर का एकदम से फ्लो बढ़ेगा और पता ही नहीं लगेगा। तो कई बार आप देखेंगे मैक्लोडगंज इतना सा नाला, उसमें भी लोग बह गए, तो इसीलिए थोड़ा सा बच के। मनाली तो मेरा चलता ही रहता है यार, मैं तो सारा ही घूमा, अपना एरिया, लोकल एरिया नहीं, मेरा अलग एरिया है, पालमपुर एरिया, पालमपुर। मनाली अलग चीज है। सो वाटरफॉल लिखिए, क्या है वाटरफॉल, इसमें लिखिए दो वाटरफॉल कैन अकर इन एनी स्टेज, दो waterfall can occur in any stage। तो कह रहे हैं कि हालांकि जो वाटरफॉल है, रिवर जो है वाटरफॉल किसी भी स्टेज में बना सकती है। रिवर चाहे यूथफुल स्टेज में, मैच्योर स्टेज में, या फिर ओल्ड एज में, डिपेंड करता थोड़ा सा। वहां पे एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहां पे कोई माउंटेन है, प्लेटो है। फॉर एग्जांपल प्लेटो रीजन जो है, दूध सागर फॉल बहुत बड़ा फॉल है, आसपास जॉग फॉल बहुत बड़ा फॉल है, जो कि किसी हिमालय में नहीं है, बट वो प्लेटो रीजन में है। तो प्लेटो में भी बहुत सारे ऐसे फॉल्स पाए जाते हैं या वाटरफॉल पाए जाते हैं, और वो भारत के सबसे बड़े बड़े फॉल्स हैं। इवन हिमालय में इतना बड़ा कोई फॉल नहीं है। तो इस सिंपल कह रहे कि वाटरफॉल तो किसी भी स्टेज में बन सकता है, बट मैक्सिमम हिमालय में होते हैं। सो दो वाटरफॉल कैन अकर इन एनी स्टेज, पर दे आर most commonly found in youthful stage, most commonly found in the youthful stage due to differential. The waterfall can occur in all the stages, but they are most commonly found in youthful stage due to differential erosion of hard and soft rocks. कि हालांकि ये कहीं भी हो सकते हैं किसी भी स्टेज में, बट ज्यादातर यूथफुल स्टेज में क्यों है, क्योंकि देयर आर डिफरेंशियल इरोजन, मतलब जो इरोजन हार्ड रॉक में हो रहा है उतना ही सॉफ्ट में हो रहा है। तो सॉफ्ट जो वो इजिली इरोड हो जाती है। अब इरोड होगी तभी पानी बीचों बीच से निकलेगा, है ना। अगर हार्ड रहेगी तो उसके साइड से निकलना पड़ेगा पानी को, क्योंकि ग्रेनाइट है, वो आपकी जॉइंटेड रॉक है नहीं। तो जहां पे हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक दोनों अल्टरनेटिवली पाई जाएंगी,
तो बीच बीच से पानी निकलेगा, एंड देन वो किसी अगर बहुत स्टीप हाइट से गिर रहा है तो उसको आप वाटरफॉल कहेंगे, राइट। सो फुल स्टॉप के बाद लिखिए waterfalls of smaller scale or smaller dimensions. Waterfalls of smaller scale or smaller dimensions. अरे यार, dimensions are known as rapids. The waterfalls of smaller scale or smaller dimensions are known as rapids. तो ऐसे waterfalls जिनका dimension मतलब एरिया कम होता है और वो स्मॉल स्केल के, मतलब उसमें पानी का फ्लो भी कम है, तो छोटे स्केल के या छोटे डायमेंशन के जो आपके वाटरफॉल्स हैं उनको रैपिड्स कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए waterfalls of bigger scale are known as cataracts. जिनका साइज बड़ा है या फिर लार्जर है, बिगर और लार्जर स्केल आर नोन एज कैटरेक्ट्स। CATARACTS। कैटरेक्ट एक बीमारी भी होती है, मोतिया, बट ये कैटरेक्ट है मतलब बड़ा आकार का एक कोई वाटरफॉल है, तो उनकी कैटेगरी है स्मॉल रैपिड्स एंड दूसरे कैटरेक्ट्स। ठीक है, पैराग्राफ चेंज, कैटरेक्ट ही लिखना है अभी आपने। द प्रेजेंस ऑफ 5 बिग कैटरेक्ट्स on the river Nile presence of 5 big cataracts on the river Nile hinders the navigation. तो कह रहे कि जो आपकी रिवर नाइल है, जो नील नदी है अफ्रीका की, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे वाटरफॉल्स पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ में नेविगेशन नहीं कर सकते, मतलब आप कोई बोटिंग नहीं कर सकते। बोटिंग कर रहे हैं, फिर आपका एक स्टीप हाइट आ गई, फिर दोबारा आगे जाके ऐसे बहुत सारे 5 बहुत बड़े आकार के यहाँ पे झरने पाए जाते हैं। नाइग्रा फॉल्स भी है ना, नाइग्रा फॉल्स कहाँ पे है? कनाडा, तो कनाडा में है वो, है ना। सो ऐसे फॉल्स हैं, तो वैसे ऐसे नाइग्रा फॉल्स ऐसे बड़े फॉल्स आते हैं इसके ऊपर। मेघालय में बहुत अच्छे फॉल्स हैं, मेघालय में सबसे बेस्ट, मतलब अगर आपको कभी देखना हो तो मेघालय सबसे बेस्ट है, बट इरिटेटिंग बहुत ज्यादा है। बारिश, सुबह उठे बारिश, दोपहर हुई फिर थोड़ी देर धूप, फिर बारिश, और मच्छर दुनिया भर के। सो ओडोमॉस आपको साथ में रखनी पड़ेगी, टूथपेस्ट रखे ना रखे, ओडोमॉस बार बार ऐसे चलते फिरते मुंह पे भी लगानी पड़ेगी, मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। और अच्छा एरिया है मेघालय। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे कैटरेक्ट्स देखने मिलेंगे। झरना माने, झरना का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि आर्टिफिशियल भी बना सकते हो आप, ना, घर पे बना दिया, एक दीवार ऊंची बना दी, ऊपर से छोड़ दिया आपने पानी, तो झरना हो गया। बट कैटरेक्ट नेचुरली ही बनता है, वो आर्टिफिशियल नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें एक स्ट्रीम नहीं होगी, उसमें मल्टीपल स्ट्रीम्स होंगी, और वो मल्टीपल स्ट्रीम्स के नीचे, जैसे आप देखते हैं ना, हीरो ने छलांग लगा दी, फिर वो प्लंज पूल में गिर गया, फिर तैरते बाहर भी आ जाता है। नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो नीचे पत्थर है, सीधा जाके पत्थरों में गिरेगा, मरेगा। कैटरेक्ट छोटा मोटा वाटरफॉल बना सकते हैं, कैटरेक्ट नहीं। कैटरेक्ट बहुत बड़ा है, बना सकते हैं। चाइना आर्टिफिशियल सन बना रहे है ना, सूर्य बना रहे हैं, और उसका एक ही एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, उससे 2.5 गुना ज्यादा पावर है आपके सूर्य से, है ना। तो कह रहे कि दिन में, हाँ जी, आर्टिफिशियल सन, सूर्य न्यूक्लियर रिएक्शन वो आएगा, तो मतलब वो अपना खुद का सूर्य बना रहे हैं। चंद्रमा भी बना देंगे, अलग ही अपना प्लेनेट बना रहे हैं। अलग ही प्लेनेट हो गए, जब आपका सूर्य अलग से है तो आपका प्लेनेट अलग है। सो आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट, है ना। नेक्स्ट,
Cataracts are the best sites for hydropower production. Cataracts are the best source of hydropower production. तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए या फिर डैम्स लगाने के लिए ये बहुत अच्छा एक सोर्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि पानी की स्पीड बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी, दोनों को यूज किया जा सकता है। टरबाइन घूमा, डायनामिट लगा है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन आपके सर्किट से घर, तो उसमें ज्यादातर ये काम में आ सकता है कैटरेक्ट। एग्जाम्पल, इन इंडिया अरुणाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन इंडिया अरुणाचल प्रदेश have largest hydroelectricity power potential। HEP का मतलब है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर पोटेंशियल। तो सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने की जो क्षमता है वो अरुणाचल प्रदेश के पास है। नदी कौन सी यहाँ पे? ब्रह्मपुत्र, राइट। और ब्रह्मपुत्र में अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र में बहुत सारा एक डैम बना रहे हैं, बहुत बड़ा डैम है वो, चाइना बना रहा है, और इसको ये प्रॉपर यूज करेंगे इंडिया को कंट्रोल करने के लिए। आपके पास दो प्रकार के एरिया होते हैं डैम में। फॉर एग्जांपल, एक होता है अपर कैचमेंट एरिया, फिर बीच में डैम आता है, और डैम के नीचे एक एरिया होता है दैट इज लोअर कैचमेंट एरिया। जब भी आपको कोई डैम बनाना है तो आपको अपर कैचमेंट एरिया में, मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी देश है, तो इस पड़ोसी देश को इस पड़ोसी देश के साथ समझौता करना पड़ेगा, बट इन्होंने ऐसा कोई समझौता नहीं किया। पहले नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, नो नोटिफिकेशन, क्योंकि चाइना है ना। अब सूढ़े बनाने से पहले पूछा किसी से, उन्होंने इतना बड़ा रिएक्शन किया उन्होंने, है ना, हानि बहुत खतरनाक रिएक्शन हो सकता था, बट कर दिया। अब अपर कैचमेंट एरिया का मतलब क्या है? जब बरसात आई पानी छोड़ दो, नीचे सबको डुबा दो, जब गर्मी आई तब पानी रोक दो, सबको सूखा मार दो, है ना। तो दिस इज जियोपॉलिटिक्स, है ना, इसी हिसाब से चल रहे हैं। ज्यादा तंग करेंगे तो जितना भी सेडिमेंट लोड है सारा भेज दो नीचे, सारा गारा ही गारा हो जाएगा, सब जगह पे सेडिमेंट ही सेडिमेंट हो जाएगा। सो इसीलिए ये यूज कर रहे हैं अपर कैचमेंट, लोअर कैचमेंट। हमारी कोई जैसे इंडस वाटर ट्रीटी हुई है वैसी कोई ट्रीटी नहीं है ब्रह्मपुत्र के ऊपर, और ये करेंगे भी नहीं। सो आगे फोर्थ जो लैंडफॉर्म बनाता है, और ये लैंडफॉर्म किससे बन रही है? वो वाटरफॉल से बन रही है, क्योंकि वहां पे प्लंज पूल बन रहा है। सो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट दैट इज प्लंज पूल्स। प्लंज पूल क्या है? वही दिस इज माउंटेन के ऊपर से पानी बह रहा है, और यहाँ पे बहुत बड़ा एक पूल बन चुका है, झरना बन चुका है, इसे कहते हैं प्लंज पूल। पानी कंटिन्यू गिरता जा रहा है। यहाँ पे कोई ना कोई, यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए कोई ढाबा होएगा, कोई ऐसा यहाँ पे सिस्टम डेवलप होएगा। सो इसमें लिखिए, दीज आर फाउंड एट द बेस ऑफ अ वाटरफॉल। सिंपल, प्लंज पूल्स आर फाउंड ऑन द बेस ऑफ अ वाटरफॉल। तो ये किसी झरने के बेस पर पाए जाते हैं, आधार पर पाए जाते हैं। तो दीज आर फाउंड ऑन द बेस ऑफ अ वाटरफॉल and it is a depression, so these are found on the base of a waterfall, and it is a depression found due to continuous erosion. It is a depression found due to continuous erosion caused by falling water, continuous erosion caused by falling water, and such plunge pools attract tourists, the tourism. Such plunge pools attract tourists. तो ये पर्यटकों को बहुत ज्यादा लुभावने लगते हैं। एग्जाम्पल, उत्तराखंड में है कैंपटी फॉल। किसी भी फॉल का नाम लिख लीजिए आप, कैंपटी फॉल, उत्तराखंड। लास्ट ईयर इसकी आई थी
इंस्टाग्राम पे मीम, यहाँ पे 1 लाख बंदा आ गया, पता है, इतना ज्यादा टूरिस्ट आ गया पिछले साल, है ना। मतलब जो जा रहा है उसको वापस आने को रास्ता नहीं है। मतलब आपको पता है, एक बार न्यूज आई लास्ट हिंदू में कि देयर इज अ हाई लोड ऑफ टूरिस्ट या फिर ट्रैफिक, देयर इज अ ट्रैफिक ऑन दी माउंट एवरेस्ट। मैं बड़ा हैरान, सुबह सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर ट्रैफिक। फिर फोटो देखी नीचे, ट्रैफिक क्या है कि पहाड़ी इतनी सी है स्पेस कि एक बंदा जा ही सकता है, आ नहीं सकता है। तो पीछे लोगों की लाइन लगी है जो कि खड़े हैं कि पहले ये निकलेंगे फिर हम जाएंगे। तो ह्यूमन ट्रैफिक था वो, गाड़ियों का नहीं। हाँ सच में, माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज दी माउंट ऑफ डेड, है ना। वहाँ पे उसको मृतकों का टीला कहा जाता है। बहुत सारे लोगों के वहाँ पे स्केलेटन्स पड़े हैं क्योंकि डेथ हो जाती है, और लोग फिर भी जा रहे हैं, टूरिज्म। सो ऐसा सा भी होता है। और ये माउंटेन्स में आजकल बहुत हो गया क्योंकि हीट बढ़ चुकी है, टूरिस्ट की गलती नहीं है, और वहां पे ट्रैफिक लग रखा है। कौन सा? मैन मेड ट्रैफिक, पैदल ट्रैफिक, है ना, निकलने को जगह नहीं है। सो ये आपका पहला स्टेज है, दैट इज यूथफुल स्टेज। सेकंड है आपका मैच्योर स्टेज पे आइए, मैच्योर स्टेज ऑफ द रिवर। फ्लूवियल तो खत्म करना ही है आज। मैच्योर स्टेज, कल हम डेजर्ट और ग्लेशियर कर लेंगे, राइट। फिर आपके मतलब 15 अप्रैल तक आपका जो है जियोमॉर्फोलॉजी खत्म, फिर क्लाइमेटोलॉजी, देन ओशनोग्राफी। सो दिस इज मैच्योर स्टेज ऑफ द रिवर। मैच्योर मींस मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर। रिवर जो है अभी मिडिल कोर्स पे आ चुकी है। तो यहाँ पे क्या है, स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होगी तो कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। कैरिंग कैपेसिटी कम होने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा सेडिमेंट अपने साथ रिवर होल्ड करके नहीं ले जा सकती। तो अभी इसको सारे के सारे सेडिमेंट को छोड़ते जाना है, और इसकी जो इरोजन पावर है वो कम है। वर्टिकल इरोजन कम कर देगी रिवर। अब जो है डाउन कटिंग कम करेगी, मतलब वी शेप वैली नहीं बना पाएगी, ये यू शेप वैली बनाएगी, क्योंकि सेडिमेंट छोड़ते जा रही है, किनारों पे ज्यादा ये जो है एक तरह से इरोजन कर रही है। सो किनारों को बढ़ाती जाएगी और सेडिमेंट छोड़ती जाएगी। यहाँ पे आपके जितने भी नियर बाय दरिया है, खड्ड है, वो आप देख सकते हैं। बरसात के समय ही आपकी नदी पूरी भर के चलती है, बाकी समय पे पूरा का पूरा रिवर बेड खाली रहता है। बीचों बीच में से रिवर फ्लो करती है, जो आपका ज्यादा डाउन एरिया है। बाकी यू शेप वैली यहाँ पे बनाती है। सो मैच्योर स्टेज में लिखिए, इन दिस स्टेज द स्पीड ऑफ द रिवर डिक्रीजेस। In this stage, speed of the river decreases, hence the carrying capacity of river decreases. Carrying capacity of the river decreases. Full stop. Therefore, the river engages in deposition. Therefore, river engages in deposition. तो रिवर जो है अब सेडिमेंट को जमा करना शुरू कर देगी, इकट्ठा करना शुरू कर देगी। सो मैच्योर स्टेज में क्या है, देयर इज डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द रिवर, देयर इज डिक्रीज इन द कैपेसिटी या फिर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर, एंड हेंस या देयरफॉर रिवर एंगेजेस इन डेपोजिशन। फुल स्टॉप। उसके बाद लिखिए, रिवर डज नॉट इरोड it does not erode the riverbed in vertical direction. The river does not erode in the vertical direction. Instead of this, lateral or sideway erosion. Instead of this, lateral or sideway erosion. Lateral or sideway erosion occurs. Lateral or sideway erosion occurs
which gives rise to conversion of long narrow V-shaped valley into क्या था, इसको क्या लिखते हैं आप, ब्रॉड शैलो U-shaped valley। सिंपल इसमें कह रहे हैं कि पहले जो था देयर इज वर्टिकल इरोजन या फिर जिसके कहते हैं वर्टिकल डाउन कटिंग, तो इससे रिवर क्या थी, अपनी रिवर बेड में गहराई बढ़ा रही थी। तो गहराई जब बढ़ा रही थी तो उससे लॉन्ग नैरो वी शेप वैली बन रही थी। बट अब ये कह रहे हैं क्योंकि रिवर की स्पीड कम हो चुकी है, रिवर अभी प्लेन एरिया में है, रिवर ज्यादा अपने साथ चीजें कैरी नहीं कर सकती, कैरिंग कैपेसिटी कम है, तो रिवर इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग दी या फिर रिवर जो है, अब जितने भी बॉर्डर्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, उनको अपने साथ बहाने की जगह, उनको अपने साथ फ्लो करवाने की बजाय ये उसको इकट्ठा करना शुरू कर देगी। ये अभी ज्यादातर एंगेज करेगी डेपोजिशन में। जब ये जमा कर रही है तो क्या कर रही है, रिवर ने इरोजन कम कर दिया है, सो ये ज्यादातर साइड में इरोजन करेगी, बीच में सेडिमेंट छोड़ती जाएगी, किनारों पे ज्यादा सेडिमेंट जो है, जो किनारों पे एरिया उसको ज्यादा इरोड करेगी, अपना एरिया वाइड करती जाएगी, और जिसके कारण जो पहले लॉन्ग नैरो वी शेप वैली बनती थी, अभी वो कन्वर्ट होके क्या बन जाएगी, ब्रॉड शैलो यू शेप। तो अब ये ब्रॉड मतलब चौड़ा क्षेत्र है, शैलो क्षेत्र है मतलब बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स हैं, और एंड में क्या है कि इसकी वैली की जो शेप है वो भी चेंज हो चुकी है, तो अभी ये यू शेप वैली में कन्वर्ट हो गई है। फुल स्टॉप, बस इतना ही है आपके मैच्योर के बारे में। अब आप इसमें आगे लिखिए, लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय, बस इसकी डेफिनेशन के बारे में इतना है, लैंडफॉर्म तो बनाएगा ही। सो नेक्स्ट लिखिए, लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय मैच्योर स्टेज ऑफ अ रिवर। तो मैच्योर स्टेज की जो रिवर है वो कौन कौन सी यहाँ पे लैंडफॉर्म्स बनाती है मैच्योर स्टेज में, मतलब अपने मिडिल पाथ में कौन सा ये लैंडफॉर्म बनाएगी। पहले में आपने देखा कि वहां पे प्लंज पूल बना रही है, वाटरफॉल्स बना रही है, पोर्ट होल बना रही है, वी शेप वैली बना रही है। तो यहाँ पे पहले आपने लिख लिया कि ये ब्रॉड शैलो यू शेप वैली बनाएगी, और कुछ एक अलग यहाँ पे चीजें बनाएगी। तो सबसे पहले क्या है आपके पास, एल्यूवल फैन। एल्यूवल फैन का मतलब क्या है, जहाँ पे रिवर जो है अपने सारे सेडिमेंट्स एक जगह पे छोड़ती जा रही है, एल्यूवल सॉइल को रिमूव करती जा रही है प्लेन एरिया में, दैट इज एल्यूवल फैन। तो सिंपल फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, एल्यूवियल फैन, एल्यूवियल फैन। ऑनलाइन स्टूडेंट कैसे हैं आप, अभी कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? किसी का कमेंट था कि क्लास की पीडीएफ कंप्लीट होने के बाद देंगे, इसका दे देंगे, आज ही दे देंगे आपको पीडीएफ। मैम ने आपको सेंड नहीं किया था कल? मैं सेंड करा देता हूं। एल्यूवियल फैन में लिखिए, इट इज अ कंप्लीटली डेपोजिशनल फीचर। इट इज कंप्लीटली a depositional feature formed at the foot of a mountain. It is completely a depositional feature formed at the foot of a mountain. ब्रैकेट में लिखिए पीडमॉन्ट। पीडमॉन्ट का मतलब होता है कि पहाड़ियों के नीचे का क्षेत्र, दैट इज पीडमॉन्ट, निचला क्षेत्र। जैसे शिवालिक खत्म होते हैं उसके बाद देयर इज आपका जो एरिया स्टार्ट होता है पंजाब का प्लेन का, उसको आप कहते हैं एक टाइप से एल्यूवियल फैन या फिर डेपोजिशनल फीचर, जिसको पीडमॉन्ट कहते हैं। सो इट इज कंप्लीटली अ डेपोजिशनल फीचर फॉर्म्ड एट द फुट ऑफ अ माउंटेन which is composed of large unsorted
which is composed of large unsorted stones, boulders, एक ख्याल से भाबर रीजन आ गया आपका ये. So composed of large unsorted stones, boulders, sediments and gravels. Gravels, bajri and sediments. तो सिंपल कह रहे हैं कि जैसे ही नदियां अपने पर्वतों से बाहर आ रही हैं और एंट्री कर रही हैं प्लेन में, तो उसके बाद एक ऐसा क्षेत्र आता है जहां पे बहुत बड़े बड़े आकार के, अनसॉर्टेड का मतलब क्या है कि एक बराबर पत्थर नहीं है ये, या एक बराबर स्टोन्स नहीं है, एक बराबर की बजरी नहीं है, डिफरेंट टाइप के आपके मटेरियल्स हैं जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं. फुल स्टॉप के बाद लिखिए, द साइज ऑफ सेडिमेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग, द साइज ऑफ सेडिमेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग अवे फ्रॉम द माउंटेन. Size of sediments goes on decreasing away from the mountain. जैसे जैसे आप माउंटेन से दूर जाते जाएंगे, ये जो साइज है पत्थरों का या फिर स्टोन्स का या फिर रॉक्स का, धीरे धीरे कम होता जाएगा. राइट. फॉर एग्जाम्पल, मनाली से वापस आ रहे हैं, बिलासपुर आता है, बिलासपुर से नीचे आके कीरतपुर आता है, तो कीरतपुर की खड्डों में आपको बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे. थोड़ा और नजदीक आइए रोपड़ वाली साइड, वो पत्थरों का साइज और कम हो जाता है. और आते जाइए दोआबा वाली साइड, यहाँ पे साइज और छोटा होता जाएगा, है ना. तो जैसे जैसे आप पहाड़ों से दूर जाते जाते जाएंगे, मिट्टी जो है और ज्यादा सॉफ्ट आपको देखने को मिलेगी. फिर ये जो बैरियर आता है ये प्लेटो में जाके खत्म होता है ना. पहले पर्वत हैं आपके, फिर आपके उसके बाद प्लेन्स हैं, फिर प्लेटो आ जाएगा, तो वहां पे भी वैसे ही आपके पास रॉक्स आएंगे. फिर आपके कोस्टल प्लेन आ जाएंगे, तो वहां पे भी मिट्टी आपको बिल्कुल सॉफ्ट देखने को मिलेगी. तो ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप पहाड़ों से दूर जाते जाएंगे या फुट ऑफ द माउंटेन से दूर जाते जाएंगे, आपके पास जो सेडिमेंट है उनका साइज छोटा होता जाएगा. मतलब बड़ी रॉक्स पहाड़ों में देखने को मिलेगी, धीरे धीरे ये रिड्यूस होती जाएगी. In India, the alluvial fan is divided into two parts. In India, alluvial fan is divided into two parts. भारत में एल्यूवियल फैन जो है ये दो भागों में विभाजित है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज भाबर, सेकंड इज तेराई रीजन. भाबर एंड तेराई रीजन. आपके नजदीक में अभी जो माउंटेन है दैट इज आपका ये बनखंडी के पहाड़ नियर टू होशियारपुर वाला एरिया, ऊना होशियारपुर के आसपास का एरिया, तो वो शिवालिक हिल्स हैं. उसके बाद फिर आपका होशियारपुर स्टार्ट, होशियारपुर के बाद फिर आपका जलंधर स्टार्ट. सो अगर उस एरिया को अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल बनखंडी की पहाड़ियां जो है वो वहाँ पे चिंतपूर्णी के नजदीक खत्म हो जाती हैं. फिर नीचे प्लेन आ जाता है आपका एरिया ऊना की खड्ड में जो आपके पास बजरी, रेता या फिर आपके जो पत्थर है उनका साइज बड़ा होगा. होशियारपुर में आते आते और कम होगा. और जैसे जैसे आप ब्यास, बटाला इन सब एरिया में जाएंगे तो वहां दरिया के पास आपको रेत ज्यादा देखने को मिलेगी, बहुत छोटे छोटे सेडिमेंट देखने को मिलेंगे, उतने बड़े बिग रॉक आपको देखने नहीं मिलेंगे. सो ये कह रहे हैं कि भारत में जो एल्यूवियल फैन है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है आपका भाबर, एक है तेराई. भाबर को सिंपल समझिए, जहाँ पे पानी अंडरग्राउंड फ्लो करता है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टोन्स हैं. अब इन स्टोन्स में वही पेड़ पौधे टिक सकते हैं जिनकी जड़ें बहुत ज्यादा लंबी हों और मजबूत हों. राइट. क्योंकि उनको पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी जो जड़ें हैं उनको पहले जो आपके बड़े बिग स्टोन्स है इनके नीचे, देन फिर नीचे और ज्यादा ग्राउंड में जाना पड़ेगा. सो दैट ये जितनी ज्यादा रूट सिस्टम अच्छे से डेवलप होगा वो पेड़ वहां पे टिक सकता है. छोटी ग्रासेस यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी आपको. दूसरा आपके पास तेराई रीजन जो है, यहाँ पे पानी जो है वो पहले जो अंडरग्राउंड फ्लो कर रहा था अभी वो सरफेस के ऊपर आ जाता है. तो ये एरिया जो है मार्शी एरिया है. मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर आप देखेंगे छोटी ग्रासेस हैं, या फिर आप सिंपल समझ सकते हैं कि इस तेराई रीजन में एग्रीकल्चर पॉसिबल है. तेराई रीजन आपका ज्यादातर पड़ता है यूपी और नेपाल का बॉर्डर लगता है. राइट. तो
यूपी के अपर पार्ट्स में, अपर रीजन में जो नेपाल का एरिया, वहां पे रिवर जो है आपकी गंडक, ये सब पूरी की पूरी अंडरग्राउंड चलती है। जैसे ही वो नीचे आती हैं तो यूपी के क्षेत्र में अपर पार्ट्स में वहां पे ये तेराई रीजन में आ जाती है। तो तेराई रीजन में जब आती है तो वहां पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है, क्योंकि ये सेडिमेंट लेके आ रही है। ज्यादा बिग यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं तो यहाँ पे एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सेडिमेंट बिल्कुल सॉफ्ट है तो यहाँ पे इजीली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जा सकती है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी नहीं की जा सकती, वहां पे कंस्ट्रक्शन भी इजी है। सो भावर एंड तेराई। सबसे पहले भावर के बारे में लिखिए आप। भावर इसमें लिखिए, भावर इज द बेल्ट ऑफ बिग स्टोन्स। भावर इज द बेल्ट ऑफ बिग स्टोन्स and due to high porosity, due to the high porosity of the rocks, porous means हाँ जहाँ पे there is a gap है ना, so it is a belt of big stones and due to high porosity of the rocks, the rivers disappears and flow underground. River disappears and flows underground. तो यहाँ पे इस एरिया में रिवर जो है वो डिसअपियर हो जाती है, मीन्स दिखना बंद हो जाती है, क्योंकि दे आर फ्लोइंग अंडरग्राउंड। तो ये भूमिगत जल की तरह मूवमेंट करती हैं, गति करती हैं। सो भावर इज द बेल्ट ऑफ बिग स्टोन्स and there is high porosity of the rocks, therefore river disappears and it flows underground. Full stop. Therefore this region is not important for agriculture. This region is not good or important for agriculture, and trees with long and strong root system can only survive. सिंपल है इसमें कह रहे हैं कि ये रीजन इसलिए एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छा नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे पेड़ भी वही टिक सकते हैं, वही सरवाइव कर सकते हैं जिनका जो रूट सिस्टम है वो लॉन्ग भी है, काफी लंबा भी है, और साथ साथ में वो ज्यादातर आपका स्ट्रॉन्ग भी है। हेलो, हाँ जी 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 सर। So this is आपका भावर रीजन। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, दैट इज तेराई रीजन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना देता हूँ आपको पहले भावर की। भावर रीजन
यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि दिस इज द हिमालयस, राइट। ये आपका हिमालय माउंटेन है, हिमालय माउंटेन के साथ ही देयर आर बिग स्टोन, ये बिग स्टोन का एरिया है भाबर। उसके बाद तेराई रीजन जहाँ पे ज्यादातर आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी। अब बांगर एंड खादर जो है इट इज इन इंडियन ज्योग्राफी, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी फिजिकल ज्योग्राफी के हिसाब से आपके पास दो ही है, दैट इज भाबर एंड तेराई। अब भांगर एंड खादर, भांगर मींस ओल्ड एल्यूमिनियम और खादर मींस न्यू एल्यूमिनियम। पिछले साल जो नदी अपने साथ सेगमेंट लेके आई थी उसको कहेंगे भांगर, जो इस साल लेके आई उसको कहेंगे खादर। बस इतना सा डिफरेंस है। और एक नई मिट्टी है, पुरानी मिट्टी है। भांगर मींस पुरानी, जिसको भंगार भी कहते हैं आप, है ना। भंगार मींस वेस्ट, है ना। दूसरा आपके पास एक खादर मींस नई बैठ है, नई चादर आई है जो कि मिट्टी की। तो इसको जोड़िए, बट सिंपल समझिए, भाबर जो है बिल्कुल हिमालय के फुट हिल्स पे, यहाँ भी बहुत बड़े बड़े स्टोन देखने को मिलते हैं। नदी अंडरग्राउंड फ्लो करेगी। इसे जब ट्रैक पे जाते हैं ना तो इसलिए कहते हैं साथ में गाइड होना चाहिए। आपको पता है कि किस रॉक के ऊपर अपने पत्थर रखा, नीचे कितना ज्यादा गहरा है। सो पत्थर रिलैक्स करेगा, देयर वुड बी वाटर। कौन सा वाटर? आइस कोल्ड वाटर। और उसमें अगर आप एक बार चलान लगा देते हैं, फंस जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो फ्रीजिंग वाटर है, सांस लेने को भी मजा नहीं लगेगा, पता ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आजकल कौन सी टनल खुली है आजकल? अटल टनल। अटल टनल के नियर बाय इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं कि डोंट गो टू द रिवर बेड, है ना। पानी के बीच में ना जाए, नदी में ना उतरे। और उस पे लिखा भी है कि दिस इज फ्रीजिंग वाटर, आइस फ्रीजिंग वाटर, डू नॉट एंटर इनटू द रिवर। बोतल ले गए और वहीं पे पीने बैठ गए, चिल्ड वाटर आ गया। ये नहीं पता कि कब पानी भरेगा और कब साफ निकलेगा, क्योंकि वो फ्रीजिंग वाटर उसमें आप तैर नहीं सकते, राइट। टेम्परेचर उस पानी का लगभग 5 डिग्री 5 से ऐसी है, तो उसमें बड़े बड़े तैराक नहीं कर सकते, तो इसलिए मना किया जाता है। तो लोग नहीं मानते। सो भाबर में क्या है, नदी अंडरग्राउंड फ्लो करती है। और तेराई में वापस बाहर आ जाता है पानी, और यहाँ पे ग्रीनरी है। तेराई में एग्रीकल्चर करना पॉसिबल है। सो नेक्स्ट आप वापस आइए अपने टॉपिक पे, दैट इज, अरे बहुत लोग टूरिस्ट बहुत क्या कह सकते हैं, मानते नहीं। भाबर में, खादर बांगर दोनों में कर सकते हैं। जैसे आपका नॉर्मल प्लेन एरिया है ना, उसमें न्यू में भी कर सकते हैं, ओल्ड में, दोनों में। तेराई रीजन लिखिए। दिस इज द रीजन ऑफ मार्शी इल ड्रेन्ड सॉइल। तेराई में लिखिए, इट इज द रीजन ऑफ मार्शी। और किसी भी एरिया का अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, तो उस नदी में घुसना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, ऑब्वियस, जिसे थोड़ा बहुत बड़ा पढ़ लिखा है उसको मालूम है कि हर एक नदी के ऊपर देयर इज अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ऑब्वियसली उस नदी में जो पानी आ रहा है वो किसी डैम में रोका होगा, और बरसात है फिर तो वैसे ही नदी के पास नहीं जाना चाहिए, बिकॉज जितना भी ओवर वाटर होगा, जितना भी रिटेंशन पावर होगी, उस पानी को वो छोड़ देंगे। आप नदी में पानी आ रहा, नदी में पानी आ रहा, आप इतना भागे जितना मर्जी भाग सकते, तो पानी ले जाएगा। ये इवेंट हुआ था जो मनाली हाईवे है ना, पडोल डैम से ऊपर 26 हैदराबाद के स्टूडेंट्स वहाँ पे साइरन बज रहे थे कि पानी छोड़े जाने की संभावना है, प्लीज बाहर आ। आते जाते टूरिस्ट को हर कोई आ रहे, वो पिक्चर ले रहे हैं। अब वो बेचारे साउथ इंडियन थे, मुझे भागा भी नहीं गया। 26 से 3 बजे एंड 23 ड्रेन। तो इसलिए नदी में कभी नहीं खा सकते। अननोन जगह तो वैसे ही नहर में भी छलांग लगा देते लोग, है ना। तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। सो नहाना घर पे, है ना, या घर पे तालाब बना लो खुद का, 5-5 फुट का ज्यादा, है ना, क्यों ऐसे। So this is the reason of marshy ill-drained soil. लिखो प्लीज, ये तो कंप्लीट करो। So it is a reason of marshy ill-drained soil because there is a resurgence of water. There is a resurgence of water. तो ये जो रीजन है, दिस इज मार्शी रीजन, मतलब दलदली क्षेत्र, राइट। मतलब दलदली क्षेत्र का मतलब होता है कि थोड़ा सा डिप्रेशन एरिया, पानी भर रखा है एंड देयर इज अ ग्रासेस।
जहाँ पे भी पानी के बीच में मल्टीपल ग्रासेस ग्रो कर रही है, दैट इज मार्शी रीजन। जैसे कि आपका चूना, धान, है ना, उसमें क्या कर रहे हैं, आपने धान उगा रखा है, बीच में पानी पर ग्रासेस तो ग्रो कर रही है ना, उसको मार्शी एरिया कहते हैं। जैसे वेटलैंड आपने कहा, सो इट इज अ मार्शी एरिया। इल ड्रेन्ड सॉइल, इल ड्रेन्ड सॉइल का मतलब क्या है कि जो सॉइल ड्रेन की गई है वो एक बराबर नहीं। कुछ इसमें आप देखेंगे तो सैंडी है, मतलब कुछ एक रेतीली मिट्टी है, किसमें कुछ एक स्टोन ग्रेवल्स है, मतलब कुछ एक छोटे छोटे आकार के पत्थर है, मतलब इसको बजरी कहते हैं। बीच में से देयर इज अ सॉइल। तो यहाँ पे सॉइल सिंपल सॉइल नहीं होती, मतलब मडी वाटर नहीं। सॉइल जब भी मिक्स होती है पानी के साथ तो उसको कहते हैं मड, मतलब क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कीचड़। और अगर आप बात करें इसमें तो दिस इज इल ड्रेन्ड सॉइल। यहाँ पे सॉइल जो है दैट इज इल ड्रेन्ड। क्यों? क्योंकि देयर इज रिसर्जेंस ऑफ वाटर। एकदम से पानी जो है वो चट्टानों से बाहर निकल के लैंड पे आ रहा है, उसको कहते हैं रिसर्जेंस ऑफ वाटर। मतलब पानी फिर से उदय होके सतह के ऊपर आ रहा है, राइट। इट इज राइजिंग ओवर द सरफेस। नेक्स्ट देखिए, बिकॉज़ देयर इज रिसर्जेंस ऑफ वाटर, it is a reason of dense forest. It is a reason of dense forest. Therefore, biodiversity is high. It is a reason of dense forest. Therefore, biodiversity is very high. That is, flora fauna बहुत ज़्यादा है। Biodiversity is very high. इसका एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, क्या है, कौन सा एरिया कौन सा आता है। इसमें पूछा किसी स्टूडेंट ने ऑनलाइन कि सर एरिया कौन सा है, भावर का होता है, राइट। आगे चलो कितने बजे के बाद 15 का ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा। हाँ वही। So dense forest biodiversity is very high. मतलब both flora and fauna यहाँ पे पाई जाती है। And region of fertile soil, region of fertile soil, full stop. But in the northwestern part of India, नॉर्थ वेस्ट में कौन है? हम लोग, हम नॉर्थ वेस्ट में। So in the northwestern part of India, this Terai region has been reclaimed. This Terai region has been reclaimed by human population. Has been reclaimed by human population for agricultural as well as commercial activities. Agricultural as well as commercial activities, which has led to environmental degradation, and human-animal conflict. जो कि मानव और जानवरों के बीच में तनाव का कारण भी बनते हैं। ह्यूमन-एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट देखिए, एक लास्ट है देखिए, the original Terai belt is now found. Sorry, the original Terai belt is now found in the national parks or wildlife sanctuaries. National parks or wildlife sanctuaries such as
such as for example आप अगर अपर रीजन की बात करें फॉर दी, देखिए मान लीजिए दिस इज अ माउंटेन एंड दिस इज द फुट ऑफ द माउंटेन, और उसके बाद देयर आर बिग स्टोन जिसे बाउंडर्स कह रहे हैं आप, उसके बाद देयर इज ग्रासेस, राइट। तो सिंपल यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या है, देयर इज नॉट हिमालय, सिंपल इसको माउंटेन लिखता हूँ। यहाँ पे माउंटेन है जैसे आपने पिक्चर में देखा, देन आपके पास देयर इज अ रीजन दैट इज भाबर रीजन, भाबर के बाद आपके पास क्या है लास्ट, तेराई रीजन। सिंपल कह रहे हैं कि देयर इज अ फ्लो ऑफ द वाटर, वाटर क्या यहाँ से जा रहा है, दैट इज विल फ्लो अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड के बाद ये सीधा रिक्लेम हो रहा है ओवर द लैंड, तो यहाँ पे ग्रासेस आ रहा है। अभी इसको सिंपल कहने की बात कर रही है कि जो आपका नॉर्मल है, फॉर एग्जांपल इसको मैं मानता हूँ उत्तराखंड राज्य, फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिस इज गंगा, उत्तरकाशी से निकलने के बाद ये माउंटेन के बाद भाबर, अब इसमें बहुत सारे इसकी ट्रिब्यूटरीज भी है। अभी सिंपल अगर बात करें तो पहले माउंटेन से आ रही है, भाबर से जा रही है, तराई में जा रही है। मैक्सिमम आपके नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बहुत सारे यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान और आपके बहुत सारे यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य भी पाए जाते हैं। आवाज कम हो गई, थोड़ा सा माइक में से दूर था, सॉरी। सो इसमें आप लिखिए अभी दिस इज द रीजन। सो अभी इसमें आपको लिखना उत्तराखंड में पहला जो आपके पास नेशनल पार्क है तेराई रीजन में, दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कौन से रिवर के ऊपर है, इट इज ऑन दी रिवर रामगंगा, इसके नियर बाय जो रिवर है दैट इज गंगा। देन नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे तेराई रीजन में नेशनल पार्क है दैट इज आपका दुधवा नेशनल पार्क, इट इज इन उत्तर प्रदेश। ये शायद अभी टाइगर रिजर्व भी है, इट इज इन उत्तर प्रदेश और इट इज नियर रिवर शारदा। यहाँ पे रिवर शारदा जो है वो रिसर्च होती है। थर्ड जो आपके पास एग्जांपल है दैट इज वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क, दिस इज ऑल्सो इन दी बिहार रीजन, गंडक नदी यहाँ से बहती है। सो यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ दिस इज इन दी बिहार रीजन। तो ये तेराई रीजन के कुछ एक नेशनल पार्क्स हैं तेराई रीजन के लिए, जिम कॉर्बेट, दुधवा, वाल्मीकि जो कि गंडक रिवर के ऊपर है और बिहार में है। नेक्स्ट आपके पास है बक्सा टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व, दिस इज इन दी बक्सर रीजन, ये टाइगर रिजर्व है। दुधवा भी अभी टाइगर रिजर्व है बट कंफर्म कर लेना है टाइगर रिजर्व। सो ये आपका यूपी, नदी यहाँ पे दी नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है काजीरंगा, इट इज इन द नॉर्थ ईस्ट, असम। ब्रह्मपुत्र लिखिए इसमें, ये भी तेराई रीजन है। उसके बाद सिक्स्थ आपके पास मानस नेशनल पार्क, असम, रिवर मानस। So these are the major नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि तेराई रीजन में पाई जाती है। नेक्स्ट और भी आपकी लैंडफॉर्म जैसे कि इंटरस्पर्ड, इंटरलॉक्सपर, देन मिएंडर, ऑक्सबो लेक। एक डायग्राम देख लीजिए आप इसमें पिक्चर में, सो कल से जो आप देख रहे हैं उसको यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। सो लैंडफॉर्म जो है ये 3 स्टेजेस से जाती है और ये जो लैंडफॉर्म है दिस इज ऑफ रिवर लैंडफॉर्म। इसका यूथफुल, मैच्योर एंड ओल्ड एज। मैकेनिज्म ऑफ रिवर इरोजन, रनिंग वाटर या फिर जो रिवर वाटर है ये सिंगल मोस्ट इरोजन है। इरोजन का कारण है चाहे वो डेजर्ट है, फ्लूवियल है, चाहे आपका ग्लेशियर है।
यहाँ पे आप देख लीजिए, दिस इज अ रिवर बेड, इसको कहते हैं रिवर बेड। फॉर एग्जाम्पल ये रिवर का पूरा एरिया है जो कि रिवर ने क्लेम किया है फॉर इट्स फ्लो। नियर बाय आप देख रहे हैं देयर आर ग्रासेस, ग्रीन लैंड, और ये रिवर का सबसे अपर मोस्ट पार्ट है। अब ये क्या है, दिस इज यू शेप वैली, राइट। अब यहाँ पे रिवर जो है एब्रेजन करती है। एब्रेजन का मतलब क्या है, जितने भी आपके ये सेडिमेंट्स हैं नीचे, ये ग्राइंडिंग करेंगे, रब अगेंस्ट ईच अदर, एंड देन इट विल फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। देन आपके पास एक हाइड्रोलिक एक्शन, एट्रिशन एंड सॉल्यूशन। आपने चारों ही आपने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट कोरिजन एंड सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे रॉक्स डिसॉल्व हो जाती है पानी के साथ। दूसरा आपके पास है कोरेजन, जहाँ पे एक लेटरल है, मतलब साइडवे इरोजन है, एक सीधा वर्टिकल इरोजन है। सो लेटरल इरोजन वाइडन्स ऑफ द रिवर चैनल। तो लेटरल इरोजन जो है रिवर चैनल को वाइड करता है और ये इसको गहरा करता है। एक इसकी चौड़ाई बढ़ाता है, दूसरा इसकी गहराई को बढ़ाता है। सो लेटरल एंड दोनों। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अब ये वर्टिकल इरोजन है तो इट इज मेकिंग इट टोटली डाउन कटिंग कर रहा है और उसकी गहराई बढ़ा रहा है। नेक्स्ट आपके पास लेटरल है, तो इसके दोनों साइड से साइड में इरोजन करके इसको और ज्यादा चौड़ा कर रहा है। तो इसमें लिख रखा है लेटरल के बारे में, वर्टिकल के बारे में भी। पीडीएफ में आपको सेंड करवा देता हूँ। अब डाउन कटिंग कैसे करती है रिवर, यहाँ पे देखिए, ये जो एक साइड ये है, एक साइड ये है, उठी हुई जगह है। अब रिवर जब भी फ्लो करेगी तो यहाँ पे नीचे वाले एरिया में ज्यादा डाउन कटिंग कर रही है। अब जब ये साइड में करेगी तो इस एरिया को कट करेगी। फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा और अगर हम ब्रॉड करें तो ये यहाँ से कटिंग कर रही है साइड से, दिस इज साइड वे इरोजन। इसको अंदर से काट के कट कर दिया इसने। तो नियर बाई साइड वे करेगी, एक डाउन कटिंग करेगी। सो अंडर कटिंग ऑफ द वैली। फिर वाइडनिंग। वाइडनिंग क्या है, पहले आपके पास रिवर का सिर्फ इतना सा रास्ता था, अब इसने और ज्यादा वाइड कर दिया है। रिवर हर साल अपना कोर्स चेंज करेगी, कभी लेफ्ट साइड ज्यादा चलेगी, कभी राइट साइड ज्यादा चलेगी। जिस साइड पे ज्यादा चलेगी इसको आगे से फिर ये पहले अगर मान लीजिए यहाँ तक कट करिए, नेक्स्ट ईयर यहाँ तक कट कर देगी, पहले यहाँ पे फिर यहाँ तक कट कर देगी। तो ये एरिया अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा पहले से काफी। फिर हाइड्रोलिक एक्शन है, जहां पे रिवर अपने सेडिमेंट को लूज करती है, रॉक पार्टिकल्स को साथ ही बहा कर ले जाती है। एट्रिशन में क्या है, सेडिमेंट लोड एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करता है, रब अगेंस्ट ईच अदर एंड बिकम स्मॉल। अब आपकी लैंडफॉर्म जो है वो स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। यूथफुल, मैच्योर, ओल्ड एज, ये पिक्चर हमने देखा है 2 बार। यूथफुल में आपने पूरी की पूरी कहानी लिखी है, तो यहाँ पे वी शेप वैली बनाता है। देन पोर्ट होल ड्रिलिंग करता है, वी शेप वैली बनाता है। रिवर कोलोराडो के बारे में आपने लिख रखा है, डीपेस्ट गोर्स के बारे में आपने लिखा है, तो ये आपको प्रॉपर्ली दे रखा है इसमें। ये सोर्स है, सोर्स से नदी चल रही है, सोर्स के बाद ये यहाँ पे आ रही है। इंटरलॉकिंग स्पर का मतलब क्या है, एक यहाँ से नदी बहते हुए आ रही है, एक नदी यहाँ से बहते हुए आ रही है, दोनों एक दूसरे में मिल जा रही है। इस जो यहाँ पे जो एक जोड़ बन रहा है, लॉक हो रही है एक दूसरे के साथ, उसको कह रहे हैं इंटरलॉकिंग स्पर। फिर ये नदी अगेन आगे की तरफ को बढ़ती जाएगी। वाटरफॉल बनाती है, वाटरफॉल आपने देख लिए थे, ये है आपके वाटरफॉल्स। तो पहले क्या है, ये एक आपका स्टीप एंड है, ये स्टीप एंड से चलो, ये स्टीप एंड है, स्टीप एंड से पानी आ रहा है, ऐसे नीचे की तरफ को गिर रहा है। अब ये पानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गिरता रहेगा, तो पहले इतना एरिया था, फिर इतना बढ़ाएगा, फिर और इतना कर देगा। तो ये इसकी गहराई बढ़ती जा रही है। अब कुछ एक रॉक्स भी गिरा रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिक एक्शन लगेगा। पहले इसका एरिया भी कम था, गहराई भी कम थी, अभी बढ़ चुका है। सो ये एरिया भी इंक्रीज करता है। दिस इज प्लंज पूल। सबके बारे में कहानी लिख रखी है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। सो रैपिड्स ऐसे होते हैं। रैपिड्स में जो है देयर इज स्मॉलर डायमेंशंस एंड स्मॉल स्केल, मतलब पानी भी कम है, डायमेंशन भी इसका कम रहता है, एरिया भी कम रहता है। दिस इज इंटरलॉकिंग स्पर, उसका एग्जांपल है इंटरलॉकिंग स्पर का। दिस इज फ्लड प्लेन। इसके नियर बाय आप देख लीजिए, नीचे पीछे पूरे के पूरे पहाड़ हैं, बट इसके आगे आगे देयर इज अ वैली रीजन। आप सारी की सारी सेटलमेंट्स को यहाँ पे स्लोली मूवमेंट करेगी, तो नियर बाय एरिया में इसको इकट्ठा करती जाएगी रिवर। फिर ये मेंडरिंग है, ये हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे जब आपकी क्लास होएगी। और एल्यूवियल फैन, उसका एग्जाम्पल भाबर बेल्ट, तेराई बेल्ट, और यही आपने लिखे हैं। दिस इज इंटरलॉकिंग स्पर, फिर से आ गया। ये मेंडर है, रिवर ऐसे मेंडर करती है, राइट, और इसी से ऑक्सफोर्ड लेक बनती है। दिस इज ऑल्सो मेंडर। अब ये डिप्रेशन बन जाएगा, पूरा का पूरा एरिया जब पानी से भर गया तो इसको लेक बना देगा, बट मिलियंस ऑफ ईयर। दिस इज ऑल्सो मेंडरिंग। फ्लड प्लेन, एंड देन इतना ही है इसके बारे में।
सो ये आपका फ्लूवियल और कास्ट टोपोग्राफी दोनों का इकट्ठा पीडीएफ है। डेजर्ट का और ग्लेशियर बाद में यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपके ग्रुप्स में, और बाकी देखेंगे नेक्स्ट टाइम जब आपकी क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी 1:30 पे, 1:30 और 3 बजे खत्म।